कुछ तो मजबूरियां जरूर होंगी। एक सवाल आज के समाज से जरा कल्पना कीजिए। एक घर है। उस घर में एक बच्चा है। उसके पेरेंट्स सुबह जल्दी निकल जाते हैं। 9 घंटे नौकरी, 2-3 घंटे आने जाने में, 6 दिन काम। और कई बार रविवार भी पूरी तरह रविवार नहीं होता। फोन पर कॉल्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, टारगेट्स हैं, मीटिंग्स हैं। और बच्चा, वह इंतजार करता है, कभी पेरेंट्स के घर आने का, कभी उनके साथ बैठकर खाना खाने का, कभी बस 10 मिनट बात करने का। और दूसरी तरफ, उसी शहर में शायद कोई ग्रैंड पेरेंट अकेले अपने कमरे में बैठा है, जिसके बच्चे किसी दूसरे शहर में हैं। और उनके बच्चे अपनी जिंदगी बनाने में व्यस्त हैं। 3 पीढ़ियां एक ही परिवार की, लेकिन 3 अलग अलग दुनियाओं में। क्या यही हमारा नया परिवार है? आज हम एक घटना पर बहुत भावुक हो रहे हैं। एक बुजुर्ग की मृत्यु हुई, अंतिम संस्कार हुआ। बेटियां वहां शारीरिक रूप से नहीं थीं, वीडियो कॉल पर जुड़ी। लोगों ने सवाल उठाए, किसी ने संस्कार पर सवाल किया, किसी ने बेटियों पर, किसी ने कहा आज की औलाद ऐसी हो गई है। लेकिन क्या हम यहीं रुक जाएं या एक कदम पीछे हटकर देखें कि ऐसी परिस्थितियां पैदा ही क्यों हो रही हैं? और इस कहानी का एक और पहलू है जो शायद हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वृद्धाश्रम से जुड़े कुछ लोगों के अनुसार गुप्ता जी की अपनी एक बहुत स्पष्ट सोच थी। उनका मानना था कि बेटी की शादी के बाद पिता को उसके ससुराल पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इतना तक कि वे बेटी के घर का पानी या भोजन लेना भी उचित नहीं मानते थे। अगर ये बात सही है तो सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को पालता है, उसकी शादी करता है, फिर शायद पूरी जिंदगी यह सोचकर जीता है कि अब उसकी अपनी दुनिया है, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं बनूंगा। और दूसरी तरफ बेटी शायद अपनी जिंदगी, अपने परिवार और अपनी परिस्थितियों में उलझ जाती है। फिर एक दिन वही दूरी जो कभी संस्कार या आत्मसम्मान के नाम पर बनाई गई थी, शायद अंतिम समय में एक बहुत बड़ी दूरी बन जाती है। यहाँ किसी एक को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन असली सवाल शायद इससे कहीं बड़ा है। क्या हमारे परिवारों में रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं? क्या माता पिता स्वयं बेटियों से सहायता स्वीकार करने में सहज हैं? और क्या समाज ने अभी तक यह स्वीकार किया है कि बेटी का विवाह उसके माता पिता से उसका रिश्ता समाप्त नहीं करता? शायद यही वह जगह है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि रिश्ते केवल कर्तव्यों से नहीं चलते, वे संवाद से चलते हैं, अपनापन से चलते हैं, और सबसे बढ़कर एक दूसरे को यह महसूस कराने से चलते हैं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। कुछ तो मजबूरियां जरूर होंगी, लेकिन शायद कुछ दूरियां हमारी अपनी बनाई हुई भी होती हैं। और जब जिंदगी का अंतिम पड़ाव आता है, तब पता चलता है कि कुछ दूरियां समय रहते मिटा देनी चाहिए थीं, क्योंकि ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं है। ये शायद उस बदलाव का एक छोटा सा दृश्य है जो हमारे समाज में बहुत तेजी से हो रहा है। मैंने शहरों में ऐसे अपार्टमेंट देखे हैं जहां सैकड़ों परिवार रहते हैं, कभी कभी हजारों लोग। लेकिन किसी बुजुर्ग को कई दिनों तक किसी ने नहीं देखा तो किसी को पता तक नहीं चलता। कहीं कोई अकेला बुजुर्ग गुजर जाता है और पड़ोसियों को तब पता चलता है जब घर से बदबू आने लगती है। कहीं अंतिम यात्रा के लिए 4 कंधे जुटाना मुश्किल हो जाता है, और कहीं लोग पहले से ऐसी सर्विसेज के बारे में सोचने लगे हैं कि मृत्यु के बाद क्या करना है, कौन अंतिम संस्कार करेगा, कौन अस्थियां ले जाएगा, कौन श्राद्ध की व्यवस्था करेगा। क्या यह सिर्फ सुविधा है या हमारे सामाजिक ताने बाने में आई किसी बहुत बड़ी कमी का संकेत है? और अब एक और बात सोचिए, हमने सुना था कि साधु संत, सन्यासी या कुछ विशेष परंपराओं में लोग जीवन रहते ही अपने अंतिम संस्कार या श्राद्ध जैसी प्रक्रियाएं कर लेते हैं। लेकिन आज सामान्य गृहस्थों के बारे में भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। कुछ लोग अपने अंतिम समय की व्यवस्थाएं पहले से तय कर रहे हैं। आखिर क्यों? यह सवाल हमें असहज करता है, लेकिन शायद इसी असहजता में असली सवाल छिपा है। हम कहाँ डिस्कनेक्ट हो गए? क्या सिर्फ बच्चों से? नहीं। पेरेंट्स से? नहीं। नेबर्स से? नहीं। शायद हम समाज से ही डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने में वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने पड़ोसी के दरवाजे तक जा सकते हैं? हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्या हम किसी अकेले बुजुर्ग के पास बैठने के लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं? हम हजारों लोगों से डिजिटली कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे बगल वाले घर में रहने वाला बुजुर्ग आज ठीक है या नहीं? यही फर्क है कनेक्शन और अटैचमेंट में। और इसमें केवल परिवार दोषी नहीं है, हमारी वर्क कल्चर भी जिम्मेदार है। हमने प्रोडक्टिविटी को बहुत गंभीरता से लिया, टारगेट्स को गंभीरता से लिया, मीटिंग्स को गंभीरता से लिया, वर्किंग आवर्स को गंभीरता से लिया। लेकिन क्या हमने कभी यह उतनी गंभीरता से पूछा, एक एम्प्लॉई अपने परिवार के साथ कितना समय बिताता है?
एक एम्प्लॉई के बच्चे उसे कितना जानते हैं, उसके पेरेंट्स उसे कितना महसूस करते हैं, वह अपने समाज के लिए कितना उपलब्ध है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सुबह से रात तक काम करता है और अपने बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं है, अपने पेरेंट्स के पास जाने का समय नहीं है, अपने पड़ोसी से बात करने का समय नहीं है, तो फिर हम उससे किस तरह के फैमिली वैल्यूज़ की उम्मीद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हम कहते हैं, मैं इतना काम अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है, जिस परिवार के लिए हम कमा रहे हैं, क्या उसके साथ जी भी रहे हैं? अगर नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परिवार के लिए पैसा बना रहे हैं, लेकिन परिवार को समय देना भूल रहे हैं, और इसका असर सिर्फ परिवार पर नहीं पड़ेगा। एक दिन इसका असर ऑर्गेनाइजेशंस पर भी पड़ेगा। आज ऑर्गेनाइजेशन कहता है, एम्प्लॉई को इतना समय देना होगा। कल वही एम्प्लॉई इमोशनली एग्जॉस्टेड होगा, उसका फैमिली कनेक्शन कमजोर होगा, उसके बच्चे उससे दूर होंगे, उसके पेरेंट्स अकेले होंगे, उसका सोशल सपोर्ट सिस्टम कमजोर होगा, और फिर वही ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, एम्प्लॉई डिसएंगेज्ड क्यों है, प्रोडक्टिविटी क्यों गिर रही है, एट्रिशन क्यों बढ़ रहा है, स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, कमिटमेंट क्यों कम हो रही है। शायद इसका एक हिस्सा उस कल्चर में छिपा है जिसे हम आज खुद बना रहे हैं। और यहीं एक और सवाल पैदा होता है, जब पेरेंट्स काम पे जाते थे तो बच्चे के साथ कौन रहता था? कई परिवारों में ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन उन्हें कभी नैनी नहीं समझा गया, उन्हें कभी चाइल्ड केयर सर्विस नहीं माना गया। वे परिवार का हिस्सा थे। बच्चा उनके पास रहता था, दादी की कहानियां सुनता था, दादा से जीवन के अनुभव सीखता था, उनके साथ बैठता था। उनकी भाषा, उनके संस्कार, उनका धैर्य, उनका अनुभव धीरे धीरे बच्चे के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता था। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 20-25 साल पहले भी देश के बहुत से परिवारों में यह सामान्य जीवन का हिस्सा था, और आज भी कई जगह यह खूबसूरती बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था कम होती जा रही है। आज हम चाइल्ड केयर सेंटर्स ढूंढते हैं, डे केयर ढूंढते हैं, आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ ढूंढते हैं, और ये सब अपनी जगह ज़रूरी भी हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या किसी बच्चे को केवल देखभाल चाहिए या उसे एक पीढ़ी का अनुभव भी चाहिए? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स केवल बच्चे को संभालते नहीं थे, वे बच्चे को गुमराह होने से पहले समझाते थे। वे उसे कहानियों के माध्यम से जीवन समझाते थे। वे माता पिता की अनुपस्थिति में भावनात्मक सुरक्षा देते थे। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने बच्चे को परिवार का अर्थ अनुभव कराया। आज अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स को अलग कर देंगे, बच्चों को अलग कर देंगे और पेरेंट्स को काम और कम्यूट के बीच बांट देंगे, तो 3 पीढ़ियां एक ही परिवार की होकर भी 3 अलग-अलग जीवन जीने लगेंगी। और फिर हम पूछेंगे, बच्चों में फैमिली वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? वैल्यूज़ केवल किताबों से नहीं आती, वैल्यूज़ देखकर, जीकर और रिश्तों के बीच रहकर आती हैं। इसलिए शायद हमें यह भी पूछना चाहिए, क्या हमने केवल एक चाइल्ड केयर सिस्टम खोया है या एक पूरा इंटरजेनरेशनल सोशल इकोसिस्टम खोना शुरू कर दिया है? और इसलिए मुझे लगता है, ये सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंसर की बात नहीं है, ये वर्क फैमिली सोसाइटी बैलेंसर की बात है। हमें ये पूछना होगा, क्या एम्प्लॉई को परिवार के लिए समय मिलना चाहिए? क्या पेरेंट्स की केयर के लिए पॉलिसीज होनी चाहिए? क्या बेरीवमेंट लीव पर्याप्त है? क्या इमरजेंसी फैमिली लीव होना चाहिए? क्या ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलवेज अवेलेबल एम्प्लॉई की जगह हेल्थी, कनेक्टेड एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉई के बारे में सोचना चाहिए? क्या सरकार को इस पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम आज इस समस्या को नहीं समझेंगे, तो कल हमें इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे, और शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब वापस उस बच्चे के पास चलिए, वही बच्चा जिसके पेरेंट्स सुबह निकल गए थे, वही बच्चा जो बड़ा हो रहा है, वह देख रहा है, पेरेंट्स हमेशा बिजी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अलग हैं, नेबर्स अपने अपने घरों में हैं, फैमिली व्हाट्सएप पर है, बर्थडे वीडियो कॉल पर है, फेस्टिवल वीडियो कॉल पर है, और शायद एक दिन फेयरवेल भी वीडियो कॉल पर हो। वह बच्चा इससे क्या सीखेगा? यही तो असली सवाल है। क्योंकि बच्चे हमारी बातें नहीं, जिंदगी ऑब्जर्व करते हैं। हम उन्हें जो जीकर दिखाते हैं, वही उनका नॉर्मल बन जाता है। तो क्या जो हम आज देख रहे हैं, वह आने वाले 5, 10, 20 वर्षों में नया नॉर्मल बन सकता है? शायद। और अगर हम कुछ नहीं बदलते, तो संभावना को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। शायद एक दिन लोग अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी उसी तरह पहले से बुक करने लगें, जैसे आज घर, इंश्योरेंस या रिटायरमेंट प्लान की प्लानिंग करते हैं। शायद श्राद्ध की व्यवस्था भी पहले से तय करनी पड़े। शायद अंतिम विदाई के लिए भी सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना पड़े।
लेकिन क्या हम सचमुच ऐसा समाज चाहते हैं जहां हर सुविधा उपलब्ध हो लेकिन अपना कोई उपलब्ध न हो? मैं किसी एक फैमिली को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा। कुछ तो मजबूरियां जरूर होंगी, लेकिन मैं एक बड़ा सवाल जरूर पूछ रहा हूं, क्या हमने ऐसी मजबूरियां पैदा करने वाली व्यवस्था बना दी है? क्या हमारी वर्क कल्चर ने हमारे फैमिली टाइम को निगल लिया है? क्या हमारी अर्बन लाइफ ने हमारे नेबरहुड्स को खत्म कर दिया है? क्या हमारी एम्बिशन ने हमारी अटैचमेंट को कमजोर कर दिया है? और क्या हमारी टेक्नोलॉजी ने कनेक्शन को प्रेजेंस का सब्स्टिट्यूट बना दिया है? शायद हमें विकास की परिभाषा फिर से सोचनी होगी। बड़ी इमारतें चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच इंसान भी चाहिए। फैमिली चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स चाहिए, नेबर्स चाहिए, समाज चाहिए और सबसे बढ़कर समय चाहिए। क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं होगा कि हमने कितना कमाया। सवाल ये होगा, जब हमें किसी की जरूरत थी तब हमारे पास कौन था? और शायद उससे भी बड़ा सवाल, जब किसी को हमारी जरूरत थी तब क्या हम उसके पास थे? कुछ तो मजबूरियां जरूर होंगी, लेकिन मजबूरियों को समझना एक बात है, और समाज बनाना जहां मजबूरियां कम हों, ये हमारी जिम्मेदारी है। यही आज की सबसे बड़ी चर्चा होनी चाहिए।